अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार राजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन इट। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर। सर आज हम बात तो खैर ईरान की ही अभी चल रही है, लेकिन आपने देखा कि ईरान सऊदीया पर भी अटैक करता जा रहा है। कहा तो उन्होंने ये था कि हम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उस पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो डिफेंस एग्रीमेंट करके रखा है सऊदीया की तरफ से, सऊदीया ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि अगर ये अटैक ना रुके तो सऊदीया जवाब देगा। अब सऊदीया सर कैसे जवाब देगा? क्या वो पाकिस्तान से कहेगा ईरान के ऊपर अटैक के लिए, या आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कैसे चलेगा आगे? देखिए, इसको पहले तो आई थिंक इसको ईरान और पाकिस्तान के पहले तो आपको देखने पड़ेंगे कि उनके रिलेशंस जो है किस स्तर पे है। इसको जहाँ पे मेरी जानकारी है, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन अच्छे हैं और जो उनका बायलैटरल भी एक्सचेंज अच्छा होता है। और अगर आप इसको देखें बुनियादी भी पिछले अगर आप हिस्ट्री में भी चले जाएं तो इनके रिलेशन अच्छे रहे। और अगर आपके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स भी अगर हम सुनते हैं तो वो इसको ईरान के हक में बोलते हैं। और जब खामेनी की इस मौत हुई थी उस टाइम पे कंडोलेंस भी दिया था। तो इसको मुझे लगता है कि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन होने वाली है, बिकॉज ये जो डिफेंस पैक्ट इसका होता है ना, ये एक अलायंस नहीं है। आप जैसे कि एक नेटो अलायंस बनाते हैं ना, आप एक एशियन नेटो की बात करते हैं, इस टाइप की हम इसको सुन रहे थे। उस टाइम पे टर्की भी इन्वॉल्व था इसमें। ये अलायंस आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज गल्फ के जो जियो पॉलिटिक्स है मिडल ईस्ट की, उसको समझते हुए पाकिस्तान को इस टाइप का एक डिफेंस पैक्ट में जाना चाहिए था। और इसको ना कि आप सऊदी अरेबिया एक रिच कंट्री है, आप काफ़ी उससे आपको इसको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, और इसीलिए आप सोचते हैं कि अगर एक पैक्ट अगर इनके साथ हो जाएगा तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उस सोच के साथ शायद पाकिस्तान ने ये पैक्ट में घुसे थे। और अब जैसे इसको लड़ाई बढ़ती जा रही, हम देखते जा रहे हैं पेजिशकियान ने जो ये अपोलोजाइज किया है, और उसको नेबरिंग जो भी उनके हैं जो बाकी जो देश हैं जिनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, खास तौर पे कुवैत, बहरीन और यूएई और सऊदी, ये 4 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ज़्यादा हमला हुआ है। तो एक एक अपॉलॉजी तो दी है, पर वो अपॉलॉजी को अगर हम अभी देखें कि अपॉलॉजी देने के कुछ घंटे बाद ही हम देखते हैं कि बहरीन के ऊपर ऑयल रिफाइनरी पर अटैक होता है, इस तरीके का होता है। तो मुझे लगता है कि इसको पाकिस्तान, इसको मेरी ये सोच है, बाकी पाकिस्तान डिसाइड करेगा इसको। मुझे लगता नहीं पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा लड़ने के लिए, बिकॉज वो पाकिस्तान के लिए सुसाइड होगा अगर वो अपनी फौज उधर। लेकिन सर हाँ, क्या मना कर पाएगा सऊदी अरेबिया को कि जी हम नहीं जा रहे, और ये रीजंस दे पाएंगे? वैसे तो खैर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ईरान जो है वो सऊदीया पे अटैक क्यों करता जा रहा है आपके ख्याल से? वहां पे भी कुछ अमेरिकन के ही कोई चीजें हैं, या अमेरिकन को ही वहां पे भी टारगेट कर रहा है? देखिए, बीच में एक खबर आई थी, शायद आपने भी सुना होगा कि सऊदी अरेबिया भी फेवर में था कि ईरान के ऊपर हमला हो, बिकॉज आउटवर्डली सऊदी अरेबिया ये बोलने की कोशिश कर रहा था ईरान को कि, और एक स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से ये भी आई थी कि हम अपने एयर बेसिस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम अपनी एयर स्पेस को हम अलाउ नहीं करेंगे अमेरिकन को इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद एक सऊदी अरेबिया का टर्न अराउंड हुआ, और एक मीटिंग में जब इसको अमेरिकन के साथ इनकी मीटिंग हुई तो उसमें जो एक मीडिया रिपोर्ट आई थी वो ये बता रही थी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि ईरान पे ये हमला हो। तो ये जो इंटरनल इंटेलिजेंस वगैरह जो होती है, ये इसको ईरान के पास भी है,
और ईरान के पास भी ये पूरी जानकारी है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ मिला हुआ है, और इसलिए आपने इसको देखा कि उनकी शाबा और ये ऑयल फील्ड जो है वो लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है आपका मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर हमला हुआ। और आने वाले वक्त में भी हम देख रहे हैं कि इसको अमेरिकन बेसिस पे हमला हो रहा है, कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है कहीं इधर या उधर। और सऊदी अरेबिया ने आज धमकी भी दी है ईरान को, और इसको बोला है कि अगर कोई और अगर इसका अटैक होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। और हो सकता है कि मतलब देखिए, इसको सऊदी अरेबिया के पास भी F-15 हवाई जहाज है अमेरिका का, उसके पास भी एक अच्छी खासी मिलिट्री ताकत है जो अमेरिका ने दे रखी है, और ज़्यादातर अमेरिकन इक्विपमेंट है उसके पास। थार्ड का उसके पास मिसाइल सिस्टम है, पैट्रियट का है। तो एक और एक इसको मुझे ये लग रहा है कि ये एक प्लान बनता जा रहा है। और मैं इसको थोड़ा गहराई से मैं इसको देखता हूँ। ये एक यूएस सऊदी का एक प्लान बनता जा रहा है कि इसको ईरान के अंदर कैसे घुसा जाए। बिकॉज आज जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, इजराइल के, वो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इनके अचीव नहीं हो रहे। ना तो ये न्यूक्लियर में ज़्यादा डेंट कर पाए हैं, और ना ही इसको मिसाइल्स में कुछ कर पाए। और अभी एक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ये भी थी कि एक स्पेशल ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशंस का मतलब है कि आपको अंदर जाना पड़ेगा, और आप इसको कहाँ से अंदर जाएंगे? एक तरफ तो आपके जाग्रोस माउंटेन्स है, बिकॉज ये जो सारा आपका न्यूक्लियर का एरिया है, ये आपका इसफान, नेतान्स और फर्दो का जो एरिया है, ये जो सारा माउंटेन का एरिया आता है जनरली। और इस माउंटेन के एरिया में अगर आपने स्पेशल फोर्सेस प्लान करना है तो आप कौन सी तरफ से आएंगे? तो मुझे लगता है कि सऊदी की तरफ से आएंगे, इस सऊदी अरेबिया की तरफ से आएंगे। और जो है उस गुंजाइश और उसको नजर नहीं आती। पर्शियन गल्फ की तरफ से अगर आपने एक अपना एम्फिबियस अटैक अपने करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ईरान ने वहाँ पे एंटी शिप मिसाइल्स भी लगा रखे हैं। तो जो आपका लाइकली ऑपरेशंस होगा वो या तो इराक की तरफ से आएगा, और इसको या आपका सऊदी अरेबिया की तरफ से आएगा। ये मेरी एप्रिसिएशन है। और इसीलिए सऊदी अरेबिया इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि कल अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च होता है उस तरफ से, तो एक स्पेशल ऑपरेशन अगर लॉन्च होता है अमेरिका की तरफ से भी, तो वो सऊदी या इसको इराक में भी अमेरिका का बेस है, उसको वहां से भी आपका ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है, और इसको यहाँ से भी ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है सऊदी अरेबिया से। तो इसको दोनों एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपने जो ईरान का जो एयर स्पेस सुपरियॉरिटी, जो आपको एयर सुपरियॉरिटी बोलते हैं, वो तो खत्म कर दी। तो अगर आपके स्पेशल ऑपरेशंस आपके अगर होंगे और आपको हवाई जहाज से भी अगर इसका ड्रॉप किया जाएगा या हेलीकॉप्टर्स से भी इसका ड्रॉप किया जाएगा, तो वो काफ़ी सेफ होगा, क्योंकि ईरान की जो आपकी एयर डिफेंस है वो आपने ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नष्ट कर दी है, और आपको कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं मिल सकती है जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स वगैरह इस टाइप की कैपेबिलिटी ईरान के पास रहेगी, वो अगर इसको हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायर करने के लिए। बट अमेरिका इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बना के निकलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक जॉइंट प्लानिंग हो रही है सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में, एक ग्राउंड ऑपरेशन को प्लान करने। बिकॉज जब तक आप यहाँ पे कोई ग्राउंड ऑपरेशन प्लान नहीं करेंगे, और ट्रम्प भी इसको यही चीज अपनी स्टेटमेंट पे बोल रहे हैं, तो जब तक आप एक ग्राउंड ऑपरेशन प्लान नहीं करेंगे आपके मकसद पूरे नहीं होते। तो आप इस लड़ाई को और चारा से खींच लीजिए और बर्बादी कीजिए, लेकिन सर जी, लेकिन सर क्या अमेरिका सिर्फ ये न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से और मिसाइल्स की वजह से ईरान पे अटैक कर रहा है, या ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या कोई और रीजन भी हो सकती है? जिसमें कई लोग कहते हैं कि जी ईरान में जो इस वक्त जो ऑयल के रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी अमेरिका अपना होल्ड चाह रहा है।
देखिए ऐसा होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और एक आपके सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब आपका मेन ऑब्जेक्टिव आप हासिल नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रिजाइन चेंज आपका मेन ऑब्जेक्टिव था और इजराइल भी चाहता था कि यहाँ पे उनकी टाइप की हुकूमत हो और अमेरिका के प्रो अमेरिका हुकूमत हो। यूक्रेन में भी एक एक इसका रिजाइन चेंज कराया था। जो ज़ेलेंस्की से पहले थे वो प्रो रशियन थे और इसको ज़ेलेंस्की को उसको इंस्टॉल किया अपना प्रो यूएस। तो उस टाइप की सोच लेके ये चले थे। वो ये इसको नज़र-अंजाम नहीं कर पाए और सोचा कि अगर हम इसको आईआरजीसी एक इनके सामने कांटा बन के आया था। अच्छा, अब इन लोगों ने सोचा कि इसको मार देते हैं अयतोला खोमेनी को, आईआरजीसी का जो एक सिंगल पॉइंट लीडर जो है। बिकॉज़ अगर आप देखें आईआरजीसी जैसे ऑपरेट करता है वो एक ही लीडर के अंडर ऑपरेट करता है, वहीं से ऑर्डर्स आते हैं सारे। कोई और उसका चैनल नहीं है। 31 डिस्ट्रिक्ट्स है ईरान में आज की डेट में और 31 सब हेडक्वार्टर्स है आरजीसी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में और वो रिपोर्ट करते हैं अयतोला खोमेनी को। तो इसको अमेरिका ने ये सोचा कि अगर ये अयतोला को अगर हम इसको मार देंगे तो एक आईआरजीसी की रीढ़ की हड्डी हम इसको तोड़ देंगे और उसके बाद आईआरजीसी लीडरलेस हो जाएगा और फिर आपको जो आईआरजीसी में फूट करने के लिए या और इसको तोड़ने में आसानी होगी, पर ये एक्चुअली हुआ नहीं ग्राउंड पे। और आईआरजीसी जो जिस तरीके से आईआरजीसी ने अपना काम अपना किया है, एक मोज़ैक वॉरफेयर स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं और जो ये इसको मोज़ैक वॉरफेयर स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि ऑटोनोमस मोड में काम करते हैं लोग। अगर आपकी सेंट्रल लीडरशिप खत्म हो जाती है और खमेनी ने इसको बता के रखा था आईआरजीसी को कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो आप लोग इंडिपेंडेंटली अपने अपने टास्क हमने आपको दे रखे हैं। उनको ऑलरेडी टास्क मिल चुके हैं और जो लोग बोलते हैं ना कि ये कंफ्यूजन हो गया ईरान में और ये बेकाबू हो गया आईआरजीसी और ये अपने मनमर्जी से कर रहे हैं, ये अपने कोई मनमर्जी से नहीं कर रहे। ट्रांजिशन काउंसिल है उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं और टास्क इनको ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसी टास्क को ये नजरअंजाम कर रहे हैं। तो जब आपका मकसद पूरा नहीं होता है, जो आपका सवाल का जो आंसर ये है, जब आपका बड़ा इसको मकसद पूरा नहीं होता है तो आप अपने छोटे मकसदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब इस लड़ाई को अगर आप खत्म करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे आपने क्या हासिल किया है लड़के, इस क्या मिला आपको लड़के इस लड़ाई से, आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स आपने पूरे किए कि आप तो अपने ऑब्जेक्टिव्स के बिना ही आपने समझौता कर लिया। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा बिकॉज उनको भी अपने अवाम को जवाब देना है और बहुत क्वेश्चंस अमेरिकन पूछ रहे हैं आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप से। लड़ाई की आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके पूरे हुए नहीं हुए, लड़ाई आपने क्यों करी, ये सारे जो क्वेश्चन आज अमेरिकन से पूछे जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपका मेन ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होगा तो इस टाइप के आप छोटे ऑब्जेक्टिव्स अपने इसको हासिल करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर इनके इस एक्शन की वजह से या इस गलत एक्शन की वजह से जो इन्होंने ईरान पर किया, उसके लिए सर तमाम ही गल्फ कंट्रीज के अंदर एक हंगामा हो गया। ईरान ने तो किसी को नहीं छोड़ा, ईरान ने तो हर जगह पे चाहे वो कोई भी कंट्री हो उसके ऊपर अटैक किया है। तो क्या ये एक गल्फ वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? क्या हम एक बार फिर ये तमाम कंट्रीज आपस में क्लैशेस इनके बढ़ जाएंगे? देखिए ये बुनियाद है मिडिल ईस्ट में और प्रॉब्लम्स की और ये एक्चुअली अमेरिका का सबसे खराब एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। वो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी, अगर आपने सुनी होगी, उसने बोला था कि लड़ाई मैंने इसलिए की है बिकॉज आई वांट लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट। लास्टिंग पीस आपको ऐसे हासिल नहीं होगी।
अब क्या हो गया है कि अब ये जो सारे जो देश हैं अब ये एंटी ईरान हो चुके हैं, बिकॉज पहले ऐसे होता था कि बाहरली वो आउटवर्डली ईरान को सपोर्ट करते हैं, इनवर्डली तो कोई भी ईरान को लाइक नहीं करता इस एरिया में। ना तो सऊदी अरेबिया लाइक करता है, ना तो यूएई लाइक करता है, ना तो आप कतार और ये आप बहरीन और कुवैत वगैरह। बट अब क्या हो गया है, अब हो गई है दुश्मनी, और इसीलिए पेजेस्कियान ने अपोलोजाइज किया था, बिकॉज पेजेस्कियान भी समझते हैं कि ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी 10 दिन बाद और 15 दिन बाद, बट यहाँ पे ईरान को भी रहना है और ये इन कंट्रीज को भी रहना है, बिकॉज आप अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। तो आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा, अपनी दोस्ती जाहिर आपको करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है ईरान इसके बाद कोशिश करेगा। जो भी ये कहानी हुई है अभी तक, अपने रिलेशंस को मेंड करने के लिए। आप जानते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के कितने खराब रिलेशन थे। चाइना ने इनकी सुलह करवाई 2-3 साल पहले, और चाइना ने इनकी एम्बेसी भी जो बंद थी बिकॉज अटैक हुआ था, तो इसको ईरानियन एम्बेसी भी सऊदी अरेबिया में बंद थी, उसको भी शुरू करवाया। ये सारी एक कोशिश चाइना ये कर रहा था कि इसकी हम एक एक कंजीनियल एनवायरनमेंट हम इसको बना के रखें, बिकॉज चाइना को बहुत इम्पैक्ट होता है। आज अगर आप खुद ही देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम की वजह से बाकी देशों को भी बहुत तकलीफ हो रही है, खासतौर पे चाइना को, बिकॉज सब कुछ जो भी एनर्जी जो रिसोर्सेज है वो यहीं से जाते हैं चाइना के लिए। तो इसलिए मुझे जो आपका ये कहना बिल्कुल सही है, बिकॉज आने वाले इस वक्त में मिडिल ईस्ट में पीस की जगह इनस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, और इसको यूनाइटेड स्टेट्स अब कोशिश करेगा। दो अभी आपके जो गल्फ कंट्रीज है एक सोच लेके आ गए कि शायद हमको इसको यूनाइटेड स्टेट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो आने वाले वक्त में हम इसको ये भी देख सकते हैं कि ये जितने भी देश हैं ये अपनी फौजों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और एक आर्म्स रेस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमने इंडो पैसिफिक में देखा। जापान का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, साउथ कोरिया का एग्जांपल दूं, फिलीपाइंस का एग्जांपल दूं, ये जो देश पहले अपनी जो इनकी पॉलिसीज थी कि हम एक अपने डिफेंसिव मोड में रहेंगे, हम अपनी एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं बनाएंगे, आज ये सारे देश अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बनाने लगे। तो आने वाले वक्त में अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल, और ये अमेरिका क्यों कर रहा है, बिकॉज अमेरिका की खुद की डिफेंस इंडस्ट्री है जो अफेक्ट होती है, उसकी आर्म उसको इंडस्ट्री को उसको बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन की लड़ाई भी अमेरिका ने इसलिए चलाई। तो ये एक अल्टरनेटिव मोटिव अमेरिका का कि वो वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन पैदा करे जिससे आर्म इंडस्ट्री को फायदा हो। बिल्कुल। और सर लेकिन सर ये बात आई विश के बाकी कंट्रीज भी समझ सकें और इसमें से निकला जा सके, क्योंकि ये इसका सिर्फ सर ऐसा तो नहीं है कि ये गल्फ कंट्रीज में लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सर ये तो यूरोप तक ये बात जा चुकी है, और अब तो ट्रम्प ने ये भी कह दिया है कि जी यूके से हमें कोई खास उम्मीद नहीं है, और उनके बारे में भी उन्होंने इसी तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्योंकि यूके साथ नहीं दे रहा, किसी हद तक दे रहा है लेकिन उस तरह से नहीं दे रहा जैसे अमेरिका चाहता है। और दूसरा एक चीज और अब डेवलपमेंट हो रही है इस अफगानिस्तान ये ईरान में, और इसको इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए जो आपके आपके कुर्द्स हैं, जो आपके नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में आपकी कर्ड पॉपुलेशन है, ये अब उनको हथियार देने की कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से कि आप ईरान के अगेंस्ट खड़े हो जाए, बिकॉज वो पहले भी अगेंस्ट थे इस्लामिक रिजाइम के जो आपके ईरान में है। दूसरा सिस्तान बलूचिस्तान में जैसे अदल जैसे जो ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान में बेसिस हैं, जिनके जो अक्रॉस द बॉर्डर हमला करते हैं, आपने इसको देखा होगा पिछले 3-4 साल में जो इनके पुलिस पोस्ट हैं उनके ऊपर एक काफी हमला हुआ था, और ईरान ने शेलिंग भी करी थी, मिसाइल भी उसको टारगेट किए थे, पाकिस्तान में मिसाइल जाके गिरे थे।
इसको पाकिस्तान ने उसका ऑब्जेक्शन भी किया था और उसको और ईरान ने जस्टिफाई किया था कि ये जो टेररिस्ट कैंप जो है बलूचिस्तान में उनको टारगेट कर रहे हैं। अब अमेरिका इसको यहाँ से भी एक अपराइजिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जैसे उसने तालिबान के साथ किया पहले। तो इसको मुझे लगता है कि ये जो आपके दो एरियाज हैं आपके ईरान में, ये कंडीशन ऐसी लाई जाएंगी ईरान को और अनस्टेबल करने की, बिकॉज अल्टीमेटली इसको मेरी ये रीडिंग है लॉन्ग रन में, ये रीजन इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि एक पपेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बिठाने की कोशिश करेगा, तो वो कोशिशें अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। इसको लड़ाई इसको बेशक हफ्ता 10 दिन की और है, खत्म हो जाएगी, पर वो लड़ाई एक्चुअली खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और इसको अगर एक आपका ईरान अनस्टेबल रहेगा तो यहाँ पे बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए भी थ्रू प्रॉक्सीज, बिकॉज आपने देखा है कि ईरान हमेशा प्रॉक्सीज के थ्रू वार करता है। 2019 में हाउथीज ने भी सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स पे ड्रोन अटैक किया था। तो इस तरीके की मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जो प्रॉक्सीज है ये और ज़्यादा एक्टिव होने की उम्मीद है मुझे, और ये पूरा एरिया जो है वो एक इंस्टेबिलिटी की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन आई विश के इस बार आपकी बात गलत हो जाए और ये सारी चीजें ठीक हो जाए, आई विश के, क्योंकि यकीनन इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, सेम टू यू।